हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत आप सभी का आज की क्लास में। और आप देख सकते हैं आज आपके सामने क्या है। खासकर जिनका 2026 है तो यूपीएससी का एनुअल कैलेंडर आ चुका है। ये ढेर सारे एग्जाम हैं जो यूपीएससी 2026 में कंडक्ट कराएगा, तो हमें सबसे मतलब तो है नहीं। तो स्वाभाविक रूप से आज से आप सबकी तपस्या का समय आ गया है। शब्द लिख लीजिएगा, तपस्या। एक ही शब्द है जो आपको अब बचा पाएगा, जिसका नाम है तपस्या। तो एनुअल कैलेंडर के बारे में हम बात करें, यह बात करें कि प्रीलिम्स का एग्जाम कब होगा, आज से कितना महीना है। मेंस का एग्जाम कब होगा, आज से कितना महीना बचा हुआ है। और कैसे हम प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी के साथ इंटरव्यू की तैयारी डे 1 से करें। क्यों करें? चूंकि आपने स्वयं देखा, आप ही के साथ के यानी पिछली बार राज पटेल का नंबर इंटरव्यू में बहुत कम था, 120 नंबर था। इस बार उनका 170 आया, यानी एक अलग प्रकार से प्रयास हुआ। बट मैं केवल इंटरव्यू का, जैसे होता नहीं, बच्चे का 120 आया तो उसकी जिम्मेदारी 170 आया तो मेरी नहीं। अगर 170 आने में कुछ भूमिका है तो स्वाभाविक उसके मेंस में कम नंबर आने में भी भूमिका है। उसको मैं हमेशा एक्सेप्ट करता हूं और ये बात इसलिए हमेशा कहता रहता हूं जिससे आप सब मेरी ईमानदारी को हमेशा ट्रस्ट करते चले, क्योंकि इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। खासकर अगर मैं हिंदी माध्यम की बात करूं तो दूसरी चीज है, हर्षिता का आपने देखा मेंस में कितना बेहतर मार्क्स आया है। ओबीसी कैंडिडेट कट ऑफ से लगभग उनके 55 या 60 नंबर कट ऑफ से ऊपर है और इंटरव्यू में आया 110 नंबर या 100 नंबर, कुछ ऐसा, 110 नंबर। तो ये दोनों बातें हमें क्या सिखाती? ये सिखाती हैं उन बच्चों को भी, मुझे भी और आपको भी, कि अब की बार 2026 में इंटरव्यू की तैयारी भी डे 1 से होगी। और यह तैयारी चाहे हिंदू की क्लास लूंगा, आपको पता है 1 तारीख से जो हमारे फाउंडेशन से स्टार्ट हो रहे हैं 2026 के लिए, तो उसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं। 27 के लिए जो स्टार्ट होने जा रहा है उसके लिए हम क्या करने जा रहे हैं, प्रीलिम्स का, मेंस का हिंदू। तब आप कहेंगे सर आप तो 7 बजे ही क्लास लेंगे, उसमें प्रीलिम्स का भी रहता है, मेंस का रहता है, वो आपके फाउंडेशन का हिस्सा है ही। अलग क्या होगा? अलग आप देखेंगे देन आपको समझ में आएगा अलग क्या होने वाला है। तो इसलिए हमको और आपको अब इंटरव्यू की भी तैयारी डे 1 से करनी है। और इंटरव्यू आज से ही, ऐसा नहीं कि आज कह रहा हूं, पहले कह रखा है कि नहीं, 2026 के फाउंडेशन का हिस्सा रहेगा। आप कहेंगे सर कैसे? आप केवल हिंदू में क्वेश्चन दे देंगे, उसके आंसर दे देंगे, आपने कहा। मैंने कहा नहीं। मैं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे एथिक्स और एसे से अपनी क्लास स्टार्ट कर रहा हूं, तो एथिक्स में इंटरव्यू के कौन कौन से पॉइंट ऐसे हो सकते हैं, यानी एथिक्स की जो 7 यूनिट है वो इंटरव्यू में कैसे सहायक होंगी, वो भी बीच बीच में बताता चलूंगा। जैसे मैंने इमोशनल इंटेलिजेंस मान लीजिए पढ़ाया, तो आपको समझाऊंगा कि यूपीएससी का जो इंटरव्यू लेने वाला बोर्ड है वो आपसे किस किस प्रकार से इमोशनल इंटेलिजेंस चेक करता है। और चैट जीपीटी के एरा में, खासकर वो वाला जो 19,999 वाला मंथली वाला, उसके युग में मुझे लगता है कि जो कुछ भी इंटरनेट पे अवेलेबल है, कौन कॉपीराइट कौन कॉपीराइट, वो सब ले लेता है। अब वो अलग चीज है, वो किसको क्या देता है क्या नहीं, उनका अपना अंदरूनी मामला है। लेकिन जो मैं नोटिस कर पाता हूं, मैं जो जो कंटेंट चाहता हूं वो वहां से आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यानी कैलेंडर आउट है। एग्जाम की डेट में जाने से पहले पहली शपथ की तपस्या। 1 वर्ष तक तपस्वी का जीवन आप जिए, और जैसे ही आप तपस्वी का जीवन जीना शुरू करेंगे, 3 चीजें आपकी तपस्या के केंद्र में होंगी। वो है प्री, वो है मेंस, वो है इंटरव्यू। आपके पास समय ही नहीं बचेगा। ध्यान से समझिएगा, आपके पास समय ही नहीं बचेगा। क्यों? क्योंकि मैं तारीखों पर आ जाता हूं, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो आप देख सकते हैं 9 नंबर जैसे ही आप खोलेंगे, सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। क्या हो गया? सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी, और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज उसके साथ होती है। मेरे प्यारे बच्चों, 24 तारीख को डेट आ गई है। इसी को थोड़ा बड़े फॉर्मेट में देख लेते हैं। सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 2026 की डेट, यानी इस बार 25 को है। वह एग्जाम कब होगा? 24 को होगा। तो आप देख सकते हैं आपके पास 1 वर्ष है, सीधा सीधा
1 ईयर है फॉर प्रीलिम्स। तो कितने बच्चे आप सब चाहते हैं कि आज स्ट्रेटेजिकल डिस्कशन भी कर दूं, रणनीतिक डिस्कशन भी कर दूं? और मेरे प्यारे बच्चों, सिविल सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन 2026 21 अगस्त से शुरू है। कब से शुरू है? 21 अगस्त से, यानी मई के बाद जून, जुलाई और अगस्त, यानी 25 मई 21 मई, लगभग लगभग 3 महीना, या मैं कहूं 80 दिन, 10 दिन हटा देते हैं, तो 1 साल में हम 3 महीना और ऐड कर देते, चूंकि 10 दिन अपने को इधर भी, आज 15 है तो 25 किस बार का प्रीलिम्स, अगली बार 24 का है, तो कुल मिलाकर 3 महीना मेंस के लिए भी हम इधर का भी एडवांटेज, चूंकि आप पढ़ाई तो अभी से स्टार्ट कर चुके हैं, तो मान लीजिए 3 मंथ, 1 ईयर 3 मंथ हमारे मेंस के लिए, अगर हम आज डेट लें जब से, ठीक है, ये मैंने कुछ दिन मेंस के आज वाले में एडजस्ट कर लिया, यानी आज से ले लिया, तो आप देख सकते हैं, यानी 1 वर्ष प्रीलिम्स का, 1 वर्ष 3 महीना मेंस का। अब अमूमन होता क्या है कि हम अगर प्लान्ड नहीं है, अगर हम मैनेज्ड नहीं है, तो समस्या क्या होती है कि प्रीलिम्स की तैयारी भी चल रही, मेंस की चल रही, किसी में भी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं जो कंप्लीट हो चुकी हो। अमूमन बच्चों का यही रहता है, कोचिंग भले हो चुकी हो लेकिन वो कंप्लीट नहीं रहते। कंप्लीट का मतलब है कि पढ़ने के बाद वहां से क्या क्या आउटकम निकालना है, यूनिट वाइज सब कुछ सजा करके रख लेना। तो 3 महीने केवल आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है, स्वाभाविक इंटरव्यू कॉल उन्हीं की होगी। यहां क्या है, 3 महीने में बहुत कुछ बचा रह गया है, तो समस्या स्टार्ट हो जाएगी। पॉइंट को पकड़िएगा। तो 2026-27 वाले, और खासकर 27 वालों के लिए तो और बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अब 26 को ही आप अपना प्री मेंस इंटरव्यू तीनों मान लीजिए, जिससे 27 में जो आपको करना आप उसको 26 में ही कर लीजिए। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ा एडवांटेज होगा 27 वालों के लिए, अगर वो इस चीज की गहराई को समझेंगे। अदरवाइज उनको ये लगेगा कि भाई हर एक संस्था कहती है कि आओ हमारे यहां पढ़ो, हम 27 वालों को पढ़ा रहे हैं, तो फिर वो आपकी अपनी सोच है, उस पर मैं कुछ नहीं कर सकता हूं। लेकिन 27 वालों को 26 में ही प्रैक्टिस करके खत्म कर लेना चाहिए सब कुछ, और 27 में केवल उनको प्रैक्टिस करनी चाहिए प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की, यानी उनके सक्सेस होने के चांस और ज्यादा, जो परसेंटेज है सक्सेस का वो ज्यादा बढ़ जाएगा। खैर, तो अब इसका मतलब क्या है, 1 वर्ष तक आपको प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, यानी आज आ गया है, हिंदू में हम लोग कर ही रहे हैं। 1 जून से हम लोग स्वाभाविक रूप से प्रीलिम्स और मेंस दोनों को बिल्कुल अलग करता हुआ सेशन स्टार्ट भी कर रहे हैं, उसमें आपको कोई समस्या होने वाली ही नहीं। तो एक कितने सही समय पे हम लोगों ने शॉट मार दिया है। 1 वर्ष तक प्रीलिम्स की तैयारी, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, जो मैंने आप ये देख सकते हैं फॉर प्री फाउंडेशन, मेरे प्यारे बच्चों, यानी शुरुआती क्लास हम सीसेट पहले ही रख रहे हैं। क्यों भाई, जब हमारा पीक टाइम होगा तो हम सीसेट को रिवीजन पे लेंगे। पीक टाइम में अगर हम सीसेट को लेकर के परेशान होंगे कि यार मेरा सीसेट खराब हो जाएगा, तो फिर आपका जीएस की पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। तो हम शुरुआत डे 1 से ही सीसेट की तरफ चलेंगे। आप देख सकते हैं जून से ही। रवि रंजन सर, आपके जांचे परखे बताने की जरूरत नहीं है, मंडे टू सैटरडे लाइव क्लास है ये सब। फिर ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट से हम क्लास स्टार्ट करेंगे, और प्लस द हिंदू, बिजनेस लाइन, इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल एनालिसिस जो मैं करूंगा, यानी एक साथ करंट बेसिक मेरे साथ, और एक नए अंदाज में भी हिंदू में काफी चीजें चेंज होने वाली हैं। प्री का जो पूरा प्रेजेंटेशन वो बिल्कुल अलग हो जाएगा, यानी कि 2 फाइल आपके सामने रेडी होंगे, एक फाइल अलग, एक फाइल अलग, जिससे कि हम प्री और मेंस को आइडेंटिफाई कर सके। ठीक है, और ज्योग्राफी एनवायरमेंट भी मंडे टू सैटरडे क्लास स्टार्ट हो रही, आदित्य रंजन सर। ठीक है, 3 चीजें। इसके बाद जैसे इसमें एक चीज 50% खत्म होगी, देन मेरी इकोनॉमिक्स आकर के लग जाएगी, और फिर उसके बाद, यानी डे 1 से है ये। फिर इसके बाद आप देख सकते हैं, यानी सेम मेंस, और मेंस में आप देख सकते हैं एथिक्स बाय मी, एसे बाय मी, हिंदी ऑप्शनल बाय मी, हिस्ट्री बाय मी, और हिंदू बिजनेस लाइन मेंस के लिए बाय मी। टाइमिंग चेंज होगी, 7 से 9 बजे, यानी 2 घंटे की प्रचंड क्लास होगी। 2 घंटे की प्रचंड क्लास होगी, जिसमें
1 घंटा पूरा प्रीलिम्स पर फोकस करूंगा और 1 घंटा मेंस एनालिसिस पर फोकस करूंगा। यानी अभी तक क्या था, जैसे प्री के क्वेश्चन में आपको बताता था ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है, इसको आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन मैंने बना दिया है। लेकिन चूंकि ये फाउंडेशन का हिस्सा बन चुका है यह जो हमारा हिंदू है, तो अब आपको यानी हर एक टॉपिक का एक क्वेश्चन में सॉल्व करके दिखाऊंगा कि देखो इसका उत्तर बी क्यों है, एक। बाकी 3 उसी पैटर्न करेंगे। फिर अगले टॉपिक का एक सॉल्व करूंगा, बाकी के 2 आप करेंगे एक। यानी हर एक जगह डेली एक क्वेश्चन सॉल्व करके आपको सिखाऊंगा कि हमें सोचना कैसे होता है, यूपीएससी कैसे सोचवाता है। इसलिए मैंने कहा टाइमिंग 7 बजे रख दी गई, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। 7 से 9 बजे तक की क्लास ये फिक्स रहेगी। कभी कभार की बात नहीं कर सकता, जैसे आज टॉपिक कम है लेकिन फिर भी बहुत ज्यादा कंटेंट इकट्ठा हो गया है, वो अलग बात है। तो मैं जो आपको बताना चाह रहा हूं वो यही है कि प्री एंड मेंस का पूरा सिस्टम आपको अभी से लेके चलना है, डे 1 से लेके चलना है। और डेट आपकी आ चुकी है, डे 1 से ही प्री, डे 1 से ही मेंस, और फिर से आपने देख लिया अगर इथिक्स ए से और ऑप्शनल स्टार्ट कर रहा हूं तो इसका मतलब है कि मेरी जर्नी में हमेशा मेंस की भूमिका में ऑप्शनल, एथिक्स और ए से ही रहते हैं। प्लस 500 यानी 1750 में 1000 नंबर की तैयारी हम लोग शुरुआत से ही कर रहे हैं। जो बच्चे पिछले साल एडमिशन लिए थे वो कर चुके हैं, एथिक्स ए से करा चुका हूं। तो आप यहां से देखें 1000 नंबर को हम ग्रिप करने जा रहे हैं। इधर सुनील अभिव्यक्ति के साथ 1000 नंबर ग्रिप, इधर टीम के साथ प्रीलिम्स की ग्रिप, दोनों ग्रिप साथ साथ चल रही है। और प्रीलिम्स में मैं हुई हूं तो आपका ना मोटिवेशन नीचे जाएगा और ना ही कोई और समस्या आएगी। तो मेरा कहने का मतलब है अब आप रेडी हो जाइए और अलग से कुछ भी शेड्यूलिंग करने की जरूरत नहीं कि ये करना वो करना। मैं फिर से कह रहा हूं ऑप्शनल इथिक्स से जिनका तैयार हो चुका, बहुत से बच्चे जो 25 में एडमिशन मेरे यहां लिए थे, तुम्हारा तैयार हो चुका, तुम रिवीजन करोगे, नई चीज पढ़ने की कोशिश नहीं करोगे, नहीं तो तुम्हारा समय जाएगा। सिंपल सी बात है, क्या करना तुम्हें? रिवीजन करना। सुनील अभिव्यक्ति से भी बड़ा कोई गुरु है, उसका नाम है रिवीजन गुरु। जिसने जितना रिवीजन किया उसकी लाइफ उतनी ही चलेगी। ये नहीं कि यार क्लास चल रही देख लेते हैं, हाँ कोई टॉपिक आपको समझ में नहीं है आप उसमें आकर के फिर से देख लीजिए। पता चला इथिक्स आपने पढ़ लिया, फिर आप देख रहे हैं मैं क्या ही करूंगा, केवल कंटेम्परेरी इश्यूज उसमें और एड ऑन कर दूंगा। अब कंटेम्परेरी इश्यूज वो तो मैं हिंदू में भी एड ऑन कर ही रहा हूं, प्रतिदिन करता हूं। तो डरना नहीं है कि यार सुनील सर क्या ही पढ़ा देंगे इस वाले बैच में कि बहुत कुछ हो जाएगा। स्वाभाविक है, आपको पता है मैं हमेशा नया करता हूं, उदाहरण बिल्कुल नए आएंगे, मूल कॉन्सेप्ट तो फंडामेंटल तो ही रहेगा। कबीर की प्रासंगिकता हमेशा वही रहेगी। रामचरितमानस पर कुछ भी कराऊंगा, प्रासंगिकता वही रहनी है, बस हाँ उसमें ऑपरेशन सिंदूर आकर के लग जाएगा। तो आपको हिंदू में भी करा रहा हूं। तो रिवीजन गुरु सबको जो खत्म कर चुके हैं, और बाकी आप सब अब युद्ध अभ्यास शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि ये जो प्रीलिम्स का रिजल्ट है, लगभग सीट के हिसाब से अगर हम देख लें 14,000 रिजल्ट प्रीलिम्स का आएगा, तो इस 14,000 में से जो पिछले बार 2.5 के इंटरव्यू कॉल कराए थे, उसमें से आप देख सकते हैं 11,500, यानी हम कहें 11,000 राउंड फिगर लें तो ये वही बच्चे हैं जो री अटेम्प्ट करने को तैयार बैठे हैं। आपका प्री हुआ नहीं और ये 11,000 एक बार निकाल चुके हैं, प्लस इंटरव्यू दे करके इसमें से 1.5 के बच्चे फेल हैं, और इंटरव्यू दे करके जो 1,000 पास है उसमें से भी 500 बच्चे हैं अपनी रैंकिंग से असंतुष्ट हैं। 2,000 बच्चे और दौड़ जीते, कितने हो गए? 13,000 बच्चे फिर से फाइट में आ गए और सीट है केवल 14,000। आप कैसे फिल करेंगे केवल उस टाइम पर? कितना गजब का कहा जाता है कि टेस्ट सीरीज केवल उसी टाइम नहीं, टेस्ट सीरीज डे 1 से। यानी अगर सीसेट की हमारी क्लास आज हो रही है, 2 दिन में कोई टॉपिक नंबर सिस्टम समझाया गया, तीसरे दिन टेस्ट आपके लिए होगा। 3 दिन समझाया गया तो चौथे दिन आपके लिए टेस्ट होगा, सेम उसी पैटर्न पर। ऐसे नहीं जो क्लास का टेस्ट होता है, जैसे प्रीलिम्साथॉन की टेस्ट सीरीज हमने कराई, सेम वैसे ही वही टेस्ट सीरीज जो अभी नवंबर दिसंबर में आई थी, अब वो जून से ही स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल नए कलेवर नए कंटेंट के साथ। आई होप आप समझ रहे हो इस विषय को। और सेम मेंस के लिए भी आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आंसर राइटिंग आप रेगुलर नहीं करते हैं, जो पढ़ाया जाए उसकी प्रैक्टिस स्वयं नहीं करते हैं, तो फिर आप लिखने की प्रैक्टिस 3 महीने में कितनी ही कर पाएंगे, आप स्वयं विचार कीजिए। ऑप्शनल, आप जीएस के 4 पेपर, उसी में इंग्लिश कंपलसरी, उसी में इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी कंपलसरी,
तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि क्लीन एंड क्लियर विक्ट्री, तो आज से फिर से कहूंगा, तपस्या करने का समय आ गया। विद मी, विदाउट मी, ये आपके विवेक पर डिपेंड करता है। विजडम फाइंड्स ट्रूथ यूपीएससी आपसे पूछता ही है, तो जहां पर भी आपको तपस्या अच्छी करने को मिले, आप वहां जाकर के तपस्या शुरू कर दीजिए। मेरे पास अगर अवसर है, मेरे पास है, ये सिंपल सी बात। लेकिन तपस्या आज से ही शुरू कर देनी पड़ेगी। आई होप मैं जो कैलेंडर, उसके बारे में जो कुछ भी आपकी क्यूरोसिटी रही होगी, उसको मैंने सामान्य ढंग से बता दिया। ऑप्शनल इथिक्स से भगवान है, उसी के सहारे आपकी नैया पार लगेगी। जिनकी लगती भी उसी के सहारे लगती। जीएस पेपर 1 2 3 स्वाभाविक रूप से हमें कंप्लीट कर लेना चाहिए। हर यूनिट के बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। इस यूनिट में ये है, रोजगार का मतलब ये होता है, मोबिलाइजेशन का मतलब ये होता है, इंक्लूसिव ग्रोथ का मतलब ये होता है। बाकी सब कुछ वहां कंटेम्परेरी ही है। बाकी इतिहास भूगोल में घुस जाएगा तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, ना आपके बस का ना मेरे बस का। तो मेरा कहने का यह मतलब नहीं जीएस पेपर 1 पर हम फोकस नहीं करेंगे। बिल्कुल सोसाइटी 100% करंट अफेयर्स है, जो भी मुद्दे चल रहे हैं उसी से रिलेट करता हुआ कुछ न कुछ पूछता है। ज्योग्राफी भी अब लगभग 60% करंट हो चुका। केवल इतिहास है जो ट्रेडिशनल है। और पेपर 2 और 3 तो जो भी मुद्दे चल रहे हैं स्वाभाविक रूप से उसी के साथ आप देखेंगे। अगर थोड़ा थोड़ा बेसिक पढ़ते जाए, यानी पेपर 1 2 3 जो मेरी क्लासेस चलेंगी, बड़ा गजब इस बार है, यूनिट वाइज चलेंगे। कि यूनिट है, मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ये है, एम्प्लॉयमेंट ये है, जीडीपी ये है, डेवलपमेंट ये है, एम्प्लॉयमेंट ये है, डेफिनेशन ये है, निकालने का तरीका ये है। ये सारी चीजें आपको बस वो यूनिट रट गई, सारी चीजें क्लियर हो गई। अब मुद्दे तो जो करंट में वही मुद्दे आने, तो आपको मुद्दे बता दिए जाएंगे और वही मेंस यानी 7 बजे वाली क्लासेस के साथ उसको कनेक्ट करते हुए चलते चलेंगे। तो थोड़ा अलग क्लास है, यानी कि जो भी टॉपिक चलेंगे उसको करंट के साथ जोड़ते हुए चलेंगे इन डिटेल। इसलिए मैंने 2 घंटे का कर दिया, जिससे कि कहीं से भी कोई डाउट ना रह जाए। जबकि बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं जो आप स्वयं ही कर लेते हैं, उसके बावजूद भी मैंने 2 घंटे कर दिया है। अब कोई डाउट हो इसको लेकर के आप सबके मन में, यानी आप सब सेल्फ डाउट अगर करते हो तो उस सेल्फ डाउट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अदरवाइज हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। यानी आज की चर्चा मेरे प्यारे बच्चों देख सकते हैं, बहुत से टॉपिक हैं, लेकिन आज जो भी टॉपिक थे ऑलमोस्ट रिपीटेड टॉपिक। कुछ नए टॉपिक हैं जो प्रीलिम्स के लिए भी, मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट। कुछ आप पूछना चाहें पूछ सकते हैं, तब तक मैं टॉपिक डिस्कस कर लेता हूं। ठीक है, बड़ा मजेदार चीज है, वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है, विश्व खाद्य पुरस्कार ब्राजील को। क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरे प्यारे बच्चों बायोलॉजिकल प्रोसेस का, जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके ईल्ड यानी उपज बढ़ाने में सफलता प्राप्त की है। तो जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग करके ब्राजील को कॉपी और फिर पेस्ट करते हुए, कट कॉपी पेस्ट करते हुए किस प्रकार से भारत कृषि में एक बड़ी बढ़त प्राप्त कर सकता है। जैसा ब्राजील ने सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका को पीछे करके साबित किया। यही विषय आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी इनोवेशन, नवाचार है। क्या है ये इनोवेशन, जिस पर 2016 में आपसे प्रश्न भी पूछा गया। नवाचार आर्थिक समृद्धि एवं सामाजिक कल्याण का पर्याय निर्धारक है। इनोवेशन क्या है आप सब देख सकते हैं। इसी इनोवेशन यानी जैविक प्रक्रियाओं का उपयोग, यही इनोवेशन किया गया, इसीलिए विश्व खाद्य पुरस्कार मिला, जिसके कारण से आर्थिक समृद्धि यानी कृषि में उनकी स्थिति मजबूत हुई। उन्होंने सोयाबीन के उत्पादन में अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। तो नवाचार कैसे आर्थिक समृद्धि लाता है और नवाचार का इकोसिस्टम किसी भी देश के लिए जरूरी क्यों है, भारत को इस प्रक्रिया को अपने खेतों में क्यों अपनाना चाहिए? बिकॉज कि भारत में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन है जो क्रॉप का या ईल्ड जो है वह वैश्विक मुकाबले बहुत कम है। इसलिए भारत को इस प्रकार की प्रक्रियाओं पर, इस प्रकार के इनोवेशन पर काम करने की जरूरत है। इसके लिए ब्राजील के साथ, चूंकि ब्राजील और भारत के संबंध बहुत अच्छे हैं, तो भारत को ब्राजील के साथ इस विषय पर कृषि मंत्रालय, भारत सरकार और ब्राजील का संबंधित डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री मिल करके इस पर काम करें और भारत में भी इस प्रक्रिया को व्यापक स्तर पर अवेयरनेस के माध्यम से, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के माध्यम से बढ़ाया जाए। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी हम पढ़ने जा रहे हैं कि वहां से क्या सीखें। जीएस पेपर 2 गवर्नमेंट पॉलिसी, स्वाभाविक रूप से
ए से मैंने आपको बता ही दिया। और एग्रीकल्चर में भी भारत में अधिकतर किसानों के लिए कृषि जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत नहीं है, तो स्वाभाविक है कैसे सक्षम स्रोत बनाए। जब हम कृषि में, जब हम एग्रीकल्चर की अलाइड एक्टिविटीज में इनोवेशन करेंगे, तो वही इनोवेशन अधिकतर किसानों के लिए कृषि को जीवन निर्वाह का सक्षम स्रोत बनाएगा। और उसी का सबक है वर्ल्ड फूड प्राइस जो ब्राजील को मिला। आई होप आप बहुत बढ़िया ढंग से पहला टॉपिक समझ चुके हैं, इतना ही इसमें जानना है। दूसरा टॉपिक आता है मेरे प्यारे बच्चों, जिसके लिए आज मैंने कहा था कि सबको क्लास में आना है। मेरे प्यारे बच्चों, वैज्ञानिकों ने भविष्य की तकनीक के लिए बहुप्रतीक्षित अद्वितीय 2D धातुएं बनाई। 2D मेटल्स बनाए गए, 2D, 2 डायमेंशनल मेथड जो आप पढ़ते हैं 2D 3D। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैंने इसी के लिए आपको क्लास आने के लिए कहा था। दो न्यूज, एक तो 2D बनाया चाइना ने, बेटा एक ऐसा मेटल वो बना गया, रेयर अर्थ मटेरियल में तो आगे है ही है, एकमात्र कंट्रोल है उनका विश्व में जो क्रिटिकल मिनरल्स, उस पर उनका कंट्रोल है। जो अपने यहां है वो तो है ही है, अन्य देशों के साथ उन्होंने स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर रखी, जैसे कांगो वगैरह के साथ। अब उन्होंने 2D मेटल बना दिया है, और इस 2D मेटल से जो कंप्यूटर आज चल रहे हैं वो 100 गुना तेज चलेंगे, 100 गुना तेज। उससे ऐसे ऐसे वेपन्स, ऐसे ऐसे हथियार बनाए जा सकेंगे जो राडार क्या किसी की पकड़ में नहीं आए। मेरे प्यारे बच्चों, चिंतन कीजिए। तो एक तरफ चाइना ये सारे काम कर रहा है, इसलिए मैंने आपको आज बुलाया जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक, क्योंकि उसमें पूछा गया बिग जीएस पेपर 3 में। एक तो है इंडिजीनियस रूप से हमने क्या अचीव किया, दूसरा है कि वैश्विक स्तर पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो भी चल रहा है, तो इसलिए इसको लगाया। ए से आएगा ही आएगा, विज्ञान का जहां पर भी क्वेश्चन आएगा, और प्रीलिम्स के लिए भी टॉपिक, इनफैक्ट प्रीलिम्स के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण, तो आप देख सकते हैं। तो एक तो मैंने ये आपको बताया था। फिर इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, ये दूसरा टॉपिक, वाई चाइना कीप्स कुकिंग अप इट्स ओन नेम फॉर प्लेसेस इन अरुणाचल प्रदेश। चीन अरुणाचल प्रदेश में स्थानों के लिए अपने नाम क्यों गढ़ रहा है। आपने देखा होगा कि मई में फिर अरुणाचल प्रदेश के कई स्थानों को उन्होंने अपना नाम दे दिया। यानी इधर हम चाइना के पाकिस्तान के साथ संघर्ष में हैं, इधर चाइना ने भी भारत के पूर्वी मोर्चे पर एक प्रकार से अपनी तरफ से एक थर्ड फ्रंट खोल दिया। तो यह टॉपिक क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है, जो थर्ड फ्रंट खोला है जीएस पेपर 3 सॉरी सबसे पहले ए से, और जीएस पेपर 3 ए से आप सबसे पूछा था 2018 में, हाँ शायद 18 में ही पूछा था कि भारत में सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा प्रबंधन एक कॉम्प्लेक्स टास्क है, एक जटिल चुनौती पूछा है। आप देख सकते हैं क्यों चुनौती, क्योंकि सीमा पर चीन और पाकिस्तान ऐसे देश हैं जो भारत के प्रति शत्रुता रखते हैं, होस्टाइल नेचर है इनका, शत्रु राष्ट्र है ये। तो उसी का एक उदाहरण है शत्रु राष्ट्र का, कि चाइना किस प्रकार से, जबकि भारत आतंकी घटना से प्रभावित है और वह पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर चुका है, एक युद्ध की स्थिति बन रही थी, सीज फायर है, वैसी परिस्थिति में उसने फिर से स्थानों के नाम अपने ढंग से दिखाने का कार्यक्रम चालू रखा, जिससे हम उसकी कैबेज पॉलिसी भी कहते हैं। आगे विस्तार से इस पे बात करेंगे। जीएस पेपर 3 आप सबको पता है, यानी सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां और उनका प्रबंधन, ये आपकी यूनिट है। इंटरनल सिक्योरिटी की तो आप उसका भी उदाहरण हो गया, प्लस जीएस पेपर 2 ऑब्वियस है, सरकारी नीतियां किस प्रकार से इन स्थितियों का सामना करती हैं, और प्रीलिम्स। तो मैंने आज आप लोगों को इसीलिए बुलाया था मेरे प्यारे बच्चों इस विषय को, कि जैसे देखिए सीज फायर अभी है, अभी ऐसा भी नहीं कि युद्ध रुक गया, लेकिन भारत में शौर्य यात्रा, विजय यात्रा उधर स्टार्ट है, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से स्वाभाविक है पोल खोल टाइप का कुछ स्टार्ट है, जिसमें वो हर जगह पूरे देश में विपक्ष जो है
खासकर कांग्रेस ने कहा कि हम हर जगह जा करके बताएंगे कि अमेरिका एंड सो ऑन इन सबका रोल, मतलब ऑब्वियस सत्ता पक्ष जो कहेगा उसके सत्ता पक्ष की कलई खोलने के लिए ये कुछ कहेंगे। कलई है नहीं है वो उन लोगों को पता है। आप सोचिए कि आपका मुकाबला किन देशों के साथ है। बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं, कुछ बातें केवल सीखने के लिए, जरूरी नहीं हम हर समय यूपीएससी के मूड में रहें। कभी कभी क्योंकि ये मौका है बड़ा ही आप समझिए रेलिवेंट है, प्रासंगिक समय ऐसे विषयों पर बात करेगा कि एक तरफ हम आज इस लोकतंत्र में अत्यंत संवेदनशील स्थान पर खड़े, जहां पर अभी सीज फायर की स्थिति है, लेकिन आप देख सकते हैं कि शौर्य गाथाएं चल रही हैं एंड सो ऑन और भी गतिविधियां चल रही हैं। वो अच्छी बात है, सबको करना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ वो सही है, सत्ता पक्ष करे विपक्ष करे, लोकतंत्र इसी में जिंदा रहता है। मैं हमेशा इस चीज को एक्सेप्ट करता हूं। वाद विवाद संवाद लोकतंत्र की सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उसके साथ साथ क्या उसी यात्रा के साथ एक यात्रा और नहीं हो सकती है कि हम किस प्रकार से डेली हम पढ़ते हैं इंडिया का एजुकेशन सिस्टम यूजलेस किड्स बना रहा है, यूजलेस यूथ बना रहा है। और आप कह सकते हैं कि हिंदू अखबार निकालता है, लेफ्ट विंग का पेपर है, लेकिन यार यूपीएससी ने भी तो यही प्रश्न पूछा ना कि भारत में समावेशी विकास इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि लापरवाह और बेकार जनशक्ति हिंदुस्तान की। सोचो, उसने तो यूजलेस कहा लेकिन उसके साथ साथ लापरवाह भी कह दिया। तो इन सब विषयों पर भी डिस्कशन होना चाहिए और इन पर भी एक यात्रा निकलनी चाहिए। सत्ता पक्ष भी निकाले, विपक्ष भी निकाले कि हम अगर सत्ता में आते हैं या अगर हम सत्ता में हैं तो हम ये करेंगे, और यानी जो चल रहा है वो तो अच्छा है लेकिन उससे भी और बेहतर किया जा सकता है। क्योंकि आप बहुत पीछे हैं। चाइना ने ये जो गेम बनाया है ना बेटा, अद्वितीय शब्द क्या लिखा, अद्वितीय 2D धातु बनाई है। सोच लो आप, मेटल ही क्रिएट कर दिया जो अद्वितीय है। तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम आज कहां खड़े हैं। एक तरफ पाकिस्तान का फ्रंट पश्चिम में, एक तरफ पूरब में चाइना पूरा का पूरा पूरब में, उत्तर में। दो फ्रंट से अगर हमें कभी परेशान किया जाए, ध्यान से समझिएगा, दो फ्रंट से कभी परेशान किया जाए तो क्या हमारे सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज उपस्थित होगा कि नहीं। आप सब जरूर इस पर चिंतन कीजिए। आप कहेंगे सर आप ऐसे कह रहे हैं, ऐसे ही सभी लोग सोशल मीडिया में भी कहते हैं कुछ लोग कि अगर दो फ्रंट खुल गए तो भारत को समस्या हो जाएगी। सर कोई तर्क है आपके पास? हम कहेंगे हां तर्क है मेरे पास। आपको याद होगा कि भारत के विदेश मंत्री मिस्टर एस जयशंकर जब पश्चिम की मीडिया से, पश्चिम में यानी वेस्टर्न यूरोप की यात्रा पर थे, उनसे वेस्टर्न मीडिया ने पूछा कि मतलब उनका यही था कि आप अगर सबका साथ नहीं दे रहे हैं, यानी जैसे यूक्रेन वाले मुद्दे पर, हालांकि उस समय हमारी विदेश नीति का रुख जो था वही आज भी होता, आने वाले 20 वर्ष बाद भी वही होता, चाहे कांग्रेस की ही सरकार होती, हम रशिया को इग्नोर करके कभी चल ही नहीं सकते थे। खैर, लेकिन उस स्टेटमेंट को आप ध्यान से सुनिएगा कि हमारी विदेश नीति के हिसाब से तो ठीक था, लॉजिकल भी था कि हमें पश्चिम की मदद नहीं चाहिए, हम अपनी सुरक्षा कर पाने में स्वयं सक्षम है। ये उन्होंने कहा कि पश्चिम की नीड नहीं, आप लोगों ने भी सुना होगा कि पश्चिम की नीड नहीं है और हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम है। अच्छी बात है, लेकिन अगर दो फ्रंट खुलेंगे तो क्या हम सक्षम हैं? चिंतन कीजिए आप। क्या केवल यह कह देना कि चाइना आर्थिक ताकत बनना चाहता है, अमेरिका से आगे निकलना चाहता है, इसलिए वो भारत के साथ भिड़ेगा नहीं, क्योंकि भारत के साथ उसका एक बहुत बड़ा ट्रेड है। एक अर्थ में यह सही है कि भारत के साथ उसका बड़ा ट्रेड है और वो आर्थिक महाशक्ति बनना चाहता है, अमेरिका को पीछे करना चाहता है, तो स्वाभाविक वो भारत ऐसे बड़े देश के साथ जो अब बहुत ताकतवर हो चुका है डिफेंस में भी और इकोनॉमी में भी, और मैन पावर तो है ही है, तो ऐसे में वो बचेगा। लेकिन परिस्थितियां वैश्विक स्तर पर कब बदलती हैं, चिंतन कीजिएगा आप। इसके बारे में तो जितने भी डिफेंस रणनीतिकार आज तक रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ रहे, क्लाजबिट्स हो, सुंतजू हो, किसी को भी पढ़िए, मैकियावेली पढ़िए आप, कौटिल्य पढ़िए आप, हर जगह मेरे बच्चों एक चीज आपको कॉमन मिलने वाली है कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां कब बदलेंगी
इसका निर्धारण करता कोई नहीं। कब कौन सा ऊंट कौन से करवट अंतरराष्ट्रीय संबंधों में बैठता है, डिप्लोमेटिक रिलेशन में बैठता है, ये कोई नहीं जानता। क्या कभी रशिया ने यह सोचा था कि यूक्रेन के साथ युद्ध करेगा, इतना लंबा चल जाएगा? क्या मीडिया ने सोचा था? सबने सोचा था बस स्टार्ट होगा, खत्म कर देगा। लेकिन नाटो का पूरा फुल सपोर्ट आ गया इनडायरेक्टली, और आज आप देख सकते हैं 4 साल ऑलमोस्ट हो चुके हैं। तो अगर दो फ्रंट खुलते हैं तो क्या समस्या होगी कि नहीं? आज नहीं, आज के मैं 40 साल बाद की बात कर रहा हूं। चाइना अगर बहुत बड़ी ताकत बनता है तो स्वाभाविक रूप से भारत को छेड़ेगा 100%। तो ऐसी परिस्थिति में मैं नहीं कह रहा हूं कि हमें चाइना से डरना है, लेकिन ऐसी स्थिति अगर हमारे सामने आ रही है तो हमें इसकी तैयारी अभी से करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? और अगर आप देखेंगे डिफेंस एक्सपेंडिचर में भी, डिफेंस कैपेबिलिटी में ही, तो इंडिया से डबल के ऊपर की कैपेबिलिटी चाइना के पास है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, यानी हमारी सरकारी नीतियां क्या होनी चाहिए, मैं इस विषय पर आपके साथ डिस्कशन करना चाहता था। इसलिए मैंने सबको क्लास में बुलाया और यही मैंने डिस्कस कर दिया। इसी इतने से आपका पूरा मुद्दा भी क्लियर हो गया होगा कि जहां चाइना धय इन्वेंशन पे इन्वेंशन, इन्वेंशन पे इन्वेंशन, इन्वेंशन से इन्वेंशन पे इन्वेंशन किए जा रहा है। आज आप एक बुलेट ट्रेन नहीं बना पा रहे। कल मैंने बुलेट ट्रेन में क्या पॉलिसी इश्यूज था, आप लोगों को कंटेंट दिया, बढ़िया से समझाया। आई थिंक कि आप सब समझ गए होंगे कि हिंदुस्तान में क्यों बुलेट ट्रेन आज 5 साल जब से घोषणा है उसके बाद भी हम ला नहीं पाए, और चाइना में कितनी बुलेट ट्रेन चल रही। तो वो नवाचार पे नवाचार किए पड़ा है, नवाचार का इकोसिस्टम बना रहा है। प्रतिदिन हम किसी न किसी टॉपिक में आपको दिखाते हैं कि ये चाइना का ये इनोवेशन है, इजराइल का ये इनोवेशन है, लेकिन हम उसमें कहीं नहीं रहते। इनफैक्ट चाइना का ही इनोवेशन खूब ढेर सारा आपको पढ़ाता हूं। तो आप विचार कीजिए कि हम सुबह से शाम हमारी मीडिया में केवल एक ही कहानी चलती है, आपको अच्छे से पता है। वही 2-4 प्रसिद्ध चीजें, धर्म, कुछ स्तर तक जाति, कुछ स्तर तक क्षेत्र, कुछ स्तर तक भाषा, हिंदी की, तमिल की, तेलुगु। सुबह से शाम यही गाथा हमारी चलती है। लैंग्वेज इतनी चुभने वाली कि अगर आप हिंदी मीडिया उठा करके देखें तो आपके दिल में तकलीफ हो जाएगी। इतना चुभने वाला शब्द। ठीक है, हम किसी को पराजित कर दिए, अब पराजित करने के बाद मीडिया उसे धूल धूसरित कर दे, और वहां का भी मीडिया ऐसा नहीं, हिंदुस्तान का मीडिया, वहां का भी मीडिया ऐसा ही। तो यहां पर यही है कि अब चर्चा का डिस्कोर्स जो आप कर रहे हैं वो अच्छी बात है, क्योंकि सत्ता पक्ष विपक्ष उनको राजनीति करनी, हमसे और आपसे बेहतर उनके जो भी एनालिसिस्ट करने वाले हैं, चाहे सत्ता पक्ष को विपक्ष की कौन सा मुद्दा कैसे भुना के सत्ता में आना है, वो उनको बेहतर पता है। आप सब भी इस बात से एग्री करेंगे कि हम अपने क्वेश्चन में, जैसे भारतीय लोकतंत्र कहां जा रहा है, उसमें भी जो लैंग्वेज मैं दे रहा हूं यही लैंग्वेज आपको लिखना है। और ये लिखने वाली लैंग्वेज ही नहीं है, ये सही वाली लैंग्वेज। आप सब स्वयं कमेंट करके बता सकते कि सत्ता पक्ष और विपक्ष, क्योंकि डेमोक्रेसी में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को वोटर के पास जाना पड़ता है। तो वोटर को लुभाने के लिए स्वाभाविक रूप से वो नए नए तरीके निकालते रहते हैं। उनके तरीकों में हमें नहीं जाना, वो निकालेंगे, क्योंकि राजनीति में, सत्ता में साम दाम दंड भेद, चाहे मैकियावेली हो और चाहे कौटिल्य हो, ये शब्द सबने बना के रखे, वो करेंगे। तो उस पे जाने के बजाय कि ये लोग गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, क्योंकि वो बड़ा पेचीदा हो जाएगा, वो चलेगा भी चलेगा, तो फिर आप रास्ते से अलग हो जाएंगे। वो चलता रहे, लेकिन क्या उसके साथ एक और फ्रंट खोलना चाहिए कि नहीं? सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक फ्रंट खोलना चाहिए, और ये वही फ्रंट है इनोवेशन इकोसिस्टम को डेवलप करने का। और इनोवेशन इकोसिस्टम केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं, हर एक स्कूल में नए ढंग से प्रयोगशालाएं बने। 5th क्लास के बाद, यानी हम 9th 10th 11th 12th के लिए नहीं, 6th क्लास से ही हम प्रयोगशालाएं बनाए। और वो प्रयोगशालाएं या लैब केवल और केवल केमिकल्स, बायोलॉजिकल प्रोसेस, इन्हीं के बारे में ना हो, क्योंकि इसका फायदा केवल जो साइंस में अच्छे मेरिट वाले बच्चे हैं वही उठा पाते हैं। ध्यान से समझिएगा, हमें सोशल साइंसेस के सब्जेक्ट्स में भी
6 क्लास से प्रयोगशालाएं शुरू करनी पड़ेंगी कि इतिहास की प्रयोग। आप कहेंगे सर इतिहास, हिस्ट्री की लैब कैसे हो सकती? क्यों नहीं हो सकती? मेरे बच्चे, जिसने इतिहास पढ़ा उसने पूरी दुनिया पढ़ी है। इतिहास में सब कुछ पढ़ाया जाता है, क्या धर्म, क्या राजनीति, क्या विज्ञान, क्या अर्थ। तो इतिहास की एक लैब होनी चाहिए कि जो बच्चे इतिहास पढ़ रहे उस लैब में उन्हें सिखाया जाए, हफ्ते में एक ही दिन सही, कि आज आपको अभी तक इस सप्ताह यानी सोमवार से शुक्रवार तक या बृहस्पतिवार तक आपको पढ़ाया गया अशोक का धम्म। अब छठे दिन सैटरडे उसकी प्रयोगशाला में हम चलेंगे, जहां पर अशोक के धम्म और उसकी शांति नीति कैसे भारत की विदेश नीति का आधार, यानी क्लास 6 से ही हम भारत की विदेश नीति के साथ बच्चों को जोड़ रहे हैं। सप्तांग राज्य का सिद्धांत, स्वामी राष्ट्र, दुर्ग, मित्र, बल, कोष, अमात्य, ये 7 किसी भी व्यक्ति के पास होने चाहिए जो सफल होना चाहता है, केवल राजा नहीं। उसकी प्रयोगशाला यानी इतिहास की भी हो। इकोनॉमिक्स की प्रयोगशालाएं 6 क्लास से हो। यही कि चलो बच्चों, छठे दिन आसपास के खेत में किसी भी किसान बंधु से कॉन्ट्रैक्ट करके, बातचीत करके, हफ्ते में एक दिन हफ्ते में पक्का, ये नहीं कि 15 दिन में एक दिन, और लेके गए कि बच्चों अभी अभी विश्व खाद्य पुरस्कार मिला है एक बायोलॉजिकल प्रोसेस के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाने को लेकर के। आओ सिखाऊं कि मिट्टी में कैसे नाइट्रोजन बढ़ाया जाता है। मैं कहता हूं नहीं समझेगा, लेकिन एक चीज तो पकड़ लेगा कि मिट्टी की उर्वरकता को किसी न किसी प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। जब वो 6 से 7th में जाएगा, 7 से 8 में जाएगा, 8 से 9, 10, तब तक उसका इकोनॉमिक्स में इतना इंटरेस्ट हो चुका होगा कि वह इकोनॉमिक सब्जेक्ट की तरफ भागेगा। आज आप रूरल इंडिया को देख ले, कितने बच्चे इकोनॉमिक्स पढ़ना चाहते हैं। मैं बेटा सिविल सर्विसेज की तैयारी करता था, पहले 3 अटेम्प्ट में इकोनॉमिक्स मुझे आती ही नहीं थी। आप विचार कीजिए, जो उसी यानी यूपीएससी के मैं मेंस लिख चुका था, मुझे इकोनॉमिक्स नहीं आती थी। 4th अटेम्प्ट में आई, और फिर जब मैं टीचिंग करने लगा देन मुझे और अच्छे से आने लगे, क्योंकि मुझे पसंद आता था लेकिन उतना बढ़िया से कर नहीं पाता, क्योंकि कभी पढ़ा नहीं, कभी कंटेंट रहा नहीं आसपास। मेंस के टाइम पर जो पढ़ा उससे काफी कुछ सीखने को मिला। तो इस पर भी तो एक यात्रा होनी चाहिए कि जो स्टेम है, मैथमेटिक्स, क्या मैथमेटिक्स की प्रयोगशालाएं हैं हिंदुस्तान में? आप मुझे बताएं। मैथमेटिक्स की प्रयोगशालाएं बीटेक के समय मिलती हैं, तो मैथमेटिक्स की भी प्रयोग, यानी जो एलन मस्क कर रहे हैं वो हम अपने बच्चों को अभी से सिखाएं। सरकारी स्कूलों के बच्चों को, केवल कुछ लोगों के हाथों में इनकम आने से प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो हमारी जीडीपी का 100 रुपया बनाता है, सॉरी 56 रुपया बनाता है, 100 रुपए की जीडीपी है, तो 56 रुपये प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से होता है। मेरे प्यारे बच्चों, उस 56 रुपए को और बढ़ाना है कि नहीं? आप सोचें कि जो 11 रुपया, जैसे इकोनॉमी जीडीपी जितनी भी हमारी होती है उसको बनाने में 4 क्षेत्रों की ही भूमिका होती है। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 56%, 33% हो गया ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, यानी सरकारी और प्राइवेट क्षेत्र की ओर से जो कैपेक्स यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है। बाकी का 11% जो गवर्नमेंट अपने ऑफिसेस, कार्यालय, उनके लिए भी तो खर्चा करती है ना, गाड़ी खरीदती है, बंगलो लोगों को देती है, उसे बोलते हैं गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी एज अ कंज्यूमर सरकार भी कुछ न कुछ वस्तुएं खरीदती, सेवाएं खरीदती अपनी गतिविधियों को संचालित करने के। तो 89 रुपया हो गया। 11 रुपए एक्सटर्नल सेक्टर हमारा घाटे में, उसका कोई योगदान है नहीं। तो ये जो लॉस है, क्या हम इसको लोगों की इनकम बढ़ा करके भर नहीं सकते? विचार कीजिए। लोगों की इनकम बढ़ेगी तो जो क्वालिटी गुड्स प्रोड्यूस होंगे उनकी इंडिया में भी डिमांड बढ़ेगी। विदेश वाले तो क्वालिटी गुड्स चाह ही रहे। तो इसका मतलब है कि अब जो राजनीति है,
चाइना के खतरे को देखते, चूंकि देखिए दो फ्रंट हमने खोल दिए, और जिन शब्दों का इस्तेमाल, देखिए होता है क्या कि ठीक है, मोदी जी कह रहे हैं हम उन्हें पसंद करते हैं, फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं हम उन्हें पसंद करते हैं, विपक्ष कह रहा है उनकी बातें भी हम पसंद करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन कठोर शब्द बोलना, जैसा निबंध आप पढ़ते हैं कि शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं, शब्द दो धारी तलवार से ज्यादा तीक्ष्ण होते हैं। ऐसी परिस्थिति में जब हम कठोर विदेश नीति का अनुपालन करते हैं और सख्त बातें कहते हैं, जैसे हमने अमेरिका को पूरी तरीके से दरकिनार कर दिया अपने किसी भी प्रकार के वक्तव्य में, चाहे मोदी जी ने दिया हो, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की तरफ से आया है, हमने डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र तक नहीं किया, पाकिस्तान ने किया। अब मैं नहीं कह रहा हूं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, उन्होंने खुद अपना श्रेय लिया कि मीडिएशन हमने किया। तो आज हमें लगता है कि यहां पर कुछ गैप नहीं दिख रहा। एक गैप है, अगर उनका रोल है और नाम नहीं लिया गया है तो एक गैप हमने क्रिएट किया है। वैसे भी वाशिंगटन हिंदुस्तान को लेकर के कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी में, वाशिंगटन यानी जहां पर अमेरिका का विदेश विभाग है, इसीलिए उसको वाशिंगटन कहा जाता है, वाशिंगटन की डिप्लोमेसी में भारत को लेकर के अभी तक कोई ऐसी भूमिका सुनिश्चित नहीं की गई जो सेल्फ स्टीम और एम्बिशन भारत के हैं उसको वो पूरा कर सके। आप कहेंगे नहीं सर, पिछले कुछ वर्षों में हमने उनके साथ जबरदस्त डिफेंस टाइज की, तो वो जो डिफेंस टाइज आपने की है अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के बारे में भी आप पढ़ते हैं, मैंने ही आप लोगों को पढ़ाया और यूपीएससी ने प्रश्न भी पूछा कि आज सोवियत संघ, तब उस समय का कोल्ड वार के समय की यूएसएसआर के मुकाबले चाइना से यूएस अपने अस्तित्व का खतरा ज्यादा महसूस कर रहा है, तो भारत को मजबूत करना उसकी एक बाध्यता भी है। लेकिन अब हम वापस आते हैं फिर से अपने बात पे कि जब हम विदेश नीति में कठोर शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो स्वाभाविक है हर एक देश ये चाहता है कि दूसरा देश किसी न किसी प्रकार से कमजोरी की मुद्रा में आए और वो इंतजार करता है अपने मौके का। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना और पाक का अगर फ्रंट खुलेगा तो पहले तो आपको खुद ही मुकाबला करना है ना, दोस्त तो बाद में आते, एलाइज तो बाद में बनता है वो, और वो भी वैश्विक परिस्थितियों के हिसाब से बनेगा। अमेरिका का लाभ होगा तभी आएगा। आप सबको पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सोचिए, अमेरिका की नीतियों को जो इतिहास पढ़े हुए हैं वो बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ड्यूरिंग पूरा विश्व युद्ध लड़ रहा है और अमेरिका की पॉलिसी को क्या नाम दिया गया, हिस्टोरियंस ने क्या नाम दिया, वहां के डिप्लोमेट्स ने, शानदार पृथक्करण की नीति। शानदार यानी कि हमसे सेपरेशन है हमारा वर्ल्ड पॉलिटिक्स से। क्यों? क्योंकि एक तो कॉन्टिनेंट ऐसा अकेला, पूरा उत्तर अमेरिका, कहने को कनाडा मैक्सिको है, सब उसके अंडर में ही है, तो वो अलग विदेश नीति अपना भी सकता है। यानी अगर मेरा इंटरेस्ट नहीं है तो हम विश्व के मामलों में दखल नहीं देंगे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत लेट एंट्री मारता है, ध्यान से समझिएगा, और भीषण हमला तभी करता है जब जापान पर्ल हार्बर को उड़ा देता है। तो अमेरिका तो हमेशा अपने इंटरेस्ट, अपने स्ट्रेटेजिक टारगेट्स के हिसाब से एक्शन करता है। कोल्ड वार लाया तो हम भी अमेरिका की बात माने नहीं, उसके ग्रुप में गए नहीं, पाकिस्तान चला गया, पाकिस्तान अमेरिका के ग्रुप में था, तो स्वाभाविक है पाकिस्तान के प्रति उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर था। लेकिन उन्होंने साफ, अगर आप पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का अगर आपने भाषण सुना हो तो उन्होंने अब की बार तो कह ही दिया, मैंने आप लोगों को भेजा भी था, कि ये जो आतंकी हैं जिनको आप आतंकी कह रही हैं मीडिया में, वो आतंकी 1970 में अमेरिका ने ही बनाए हैं, उसके लिए पाकिस्तान को उन्होंने फंडिंग दी है। जो पश्चिम कह रहा है जिनको आतंकी, ये अमेरिका के बनाए हुए हैं, ब्रिटेन के बनाए हुए हैं। तो आप अमेरिका की पॉलिसी देख सकते हैं कैसी है कि तालिबान को उसने खड़ा किया बिकॉज कि चाइना, रशिया को वहां पर डिफीट कराई जा सके। यूक्रेन को धन दे रहा है जिससे कि रशिया लगातार उलझा रहे, और उसके अपने जो इंटरेस्ट हैं, विशेषकर इकोनॉमिक इंटरेस्ट, वो पूरे हो। जैसे यूरोप को गैस और तेल की सप्लाई अमेरिका से हो, अभी वो लोग रशिया से ले रहे हैं।
हथियारों का इतना बड़ा बाजार, आपको क्या लगता है कि वो सीरिया में शांति की स्थापना के लिए हस्तक्षेप करता है? अफगानिस्तान में उसने एक आतंकी को मारने के लिए अफगानिस्तान में पूरी अपनी फौज उतार दी, सारे उसके अपने मॉडर्न वेपन्स उतार दिए। क्यों? केवल इसलिए कि केवल एक को मार देना है, आतंकियों को मार देना। उसने मतलब अफगानिस्तान को ध्वस्त कर दिया। ना जाने कितने लोग मारे गए कि नहीं, हजारों की संख्या में लोग मारे गए उस बॉम्बिंग एंड सो ऑन क्या क्या। एक ही उद्देश्य था, नहीं, वेपन की मार्केट को एक्सप्लोर करना था, हथियारों के बाजार को अपना बनाना था, उसके बाद अपने हथियार बेचने स्टार्ट किए। तो अमेरिका की विदेश नीति में कोई भी सगा नहीं है इस समय ब्रिटेन के अलावा, और उनका कोई सगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में भारत ताकतवर मुल्क है, लेकिन अब हमको और आपको और पूरे देश को, राजनेताओं को मिल करके एजुकेशन, स्किल, इनोवेशन, इन्वेंशन, इन 4 चीजों पर एक बड़ा इकोसिस्टम बनाना है, जिससे आज के 50 साल बाद जब हम नई पीढ़ी को, जो आपके बच्चे होंगे, हमारे पोते पोतियां होंगे, हम उनको एक ऐसा हिंदुस्तान दें जो उनके ऊपर चाइना से आने वाली हर मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर सके। क्या हम ये चाहते हैं कि हम अपना जीवन बेहतरी से जी लें और हमारे जो बच्चे आएंगे आने वाली पीढ़ियों में, आप होंगे नहीं होंगे उसके बाद भी तो आएंगे ना, तो क्या उनको एक ऐसा भारत दें जो चाइना के मिसाइल का सामना ना कर सके, जो चाइना के 5th और 6th जनरेशन के जेट का सामना ना कर सके? क्या हम ऐसा हिंदुस्तान देना चाहेंगे? आपका उत्तर होगा नहीं। ऐसी परिस्थिति में अब हमें एक नए ढंग से सोचने की आवश्यकता है। पहले इसी परिप्रेक्ष्य में मैं इस जो खोज है इसके बारे में पढ़ा के और फिर आता हूं अन्य टॉपिक्स पर, और मैंने जितना यहां समझा दिया यही आपको पढ़ना है। ठीक है बच्चों, मजा आया? कुछ एनालिसिस से कुछ मजा आया? एक बार सब बच्चे बताएं। काफी कुछ सीखने को मिला, कई एंगल कुछ आपने सीखा। ठीक है, ठीक है। देखो, मजा तो ओपन लेक्चर में ही, कंटेंट में बंध जाने में मजा नहीं है। अगर मैं ओपन लेक्चर मिलता ना तो एकदम ऐसा लगता है कि बस मजा ही आ रहा है। किताबों में, कंटेंट में फिर ठीक है। तो सबसे पहले चाइना वाला है, लेकिन पहले उनकी खोज बताऊंगा जिससे आपका एक माहौल बने, फिर उसके बाद आता है। अरे यार, क्या ही चला गया। Scientists make unique 2D metals much sought after for future tech। यानी भविष्य की तकनीक पे जबरदस्त काम किया है। जरा देखिएगा किसने, चीन के वैज्ञानिकों ने। एक एक चीज पढ़ते चलिए, देन आपको आएगा आनंद। चीन के वैज्ञानिकों ने MOS2 मॉल्बिडेनम डीसल्फाइड क्या किया है? मॉल्बिडेनम डीसल्फाइड और सफायर, इन दोनों को मिला करके रट लीजिएगा कि संयोजन से पहली बार मेरे प्यारे बच्चों शुद्ध 2D धातुएं, प्योर 2D मेटल्स तैयार किए, यानी कृत्रिम रूप से उन्होंने 2D मेटल्स तैयार किए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, जरा समझिए आप इस विषय को। और फिर कह रहा है ये मेटल्स क्वांटम गुणों से, लीजिए भाई, आप क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम ये सब पढ़ रहे थे, और यहां पर बता दिया गया कि ये क्वांटम गुणों से युक्त हैं और भविष्य की तकनीकों में उपयोगी हो सकती हैं। दीज मेटल्स हैव क्वांटम प्रॉपर्टीज एंड कुड बी यूजफुल इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज सच एज, जरा तीनों पढ़िएगा कहां कहां इनका इस्तेमाल होगा और हम लोग क्या कर रहे हैं, देन आपको समझ में आएगा मेरे प्यारे बच्चों कि आज क्या ही हो गया है। ठीक है, तो इसको मैं सामान्य शब्दों में समझा देता हूं, फिर आप इसको डिटेल से पढ़िएगा। इसको आप ऐसे समझिए मेरे प्यारे बच्चों
कि चीन ने एक ऐसी धातु बनाई है, एक ऐसा मेटल बनाया है, ठीक है ना, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी में जबरदस्त रूप से इस्तेमाल होने वाला है। ठीक है, क्या क्या बनेंगे? एक तो ये बहुत पतला होता है, ठीक है, और क्या क्या, जैसे आप इमेजिन कीजिए बहुत पतली पतली तारें, ऐसा इन्होंने एक बहुत पतली पतली तार, जैसे आपके कंप्यूटर वगैरह में तार लगती है ना, थोड़ी मोटी होती, जो भी सेना के इक्विपमेंट होते हैं उसमें जो तार लगता है पतला होता है कि नहीं होता है? अरे सॉरी, थोड़ा मोटा होता है कि नहीं? गाड़ी का इंजन देखिए, गाड़ी में देखिए थोड़े मोटे मोटे तार होते हैं, अगर कुछ निकल जाए तो भद्दे लगते हैं। लेकिन आप ऐसा सोचिए कि इन्होंने बहुत पतली पतली बिजली की तारें बना दी, और इसका फायदा मेरे प्यारे बच्चों क्या होगा? यानी इस मेटल से, इस धातु से जब चिप्स बनाई जाएगी तो बहुत तेज चलेंगी, यानी उसका उपयोग बहुत बेहतर ढंग से किया जा सकेगा। यानी आज के कंप्यूटर से 100 गुना तेज कंप्यूटर इस 2D मेटल से बनी चिप से बनाए जा सकेंगे। मोबाइल की बैटरी आप अगर अभी क्लास देख रहे होंगे थोड़ी सी कम हो गई होगी, लेकिन इस 2D मेटल से मोबाइल और गाड़ियों की बैटरी हफ्तों चलेगी। अब आप सोचिए कि हिंदुस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के सामने सबसे बड़ी समस्या चार्जिंग स्टेशन हैं। चाइना ने उस मार्केट पर भी कब्जा कर लिया कि वो ऐसा मेटल बना चुके हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में चाइना का अभी भी एलन मस्क को पिछाड़ते हुए वैश्विक स्तर पर नियंत्रण हो चुका है। BYD कंपनी, एक बार आप सर्च करिएगा BYD, आपको पता लगेगा। मेडिकल क्षेत्र में भी क्रांति आएगी, खून की जांच और कैंसर जैसी बीमारियों को सेकंड में पकड़ा जा सकेगा। सेना के लिए इसका फायदा रडार, सैटेलाइट और मिसाइल सिस्टम में जबरदस्त सुधार होगा। आप सोचिए, रडार यानी आपका विमान चाइना में गया, रडार पकड़ लेगा, वहीं चाइना की मिसाइलें लपक लेंगी। सैटेलाइट मजबूत हो जाएगा, आपके चप्पे चप्पे पर उनकी नजर होगी, और मिसाइल सिस्टम में जबरदस्त सुधार होगा। ऊर्जा की बचत भी करेंगे, आप देख सकते हैं, कार्बन न्यूट्रल भी होंगे, बिजली की खपत बहुत कम होगी, पर्यावरण को भी फायदा होगा। मेरे प्यारे बच्चों, कभी कभी बड़ा तकलीफ होता है, आज चाइना कहां कहां पे आगे है रेयर अर्थ एलिमेंट में। चीन 80% रेयर अर्थ एलिमेंट का निर्यात करता है, पूरी दुनिया उस पर निर्भर है। भारत में भी है रेयर अर्थ, लेकिन प्रोसेसिंग ही नहीं है। नंबर 1 कंट्रोल, यानी 2D, उसने 2D मेटल बनाया, क्या उपयोग है मैंने बता दिया। रेयर अर्थ एलिमेंट में 80% कंट्रोल है। सेमी कंडक्टर की सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां चीन के पास है। भारत अभी शुरू कर रहा है सेमीकंडक्टर मिशन, हमने शुरू ही किया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में यूएसए के बाद नंबर 2 पे चीन है, भारत अभी शुरुआती दौर में है। क्वांटम टेक्नोलॉजी में चीन ने सबसे तेज क्वांटम कंप्यूटर बनाया है, भारत ने अभी क्वांटम कंप्यूटिंग मिशन जस्ट शुरू किया है, वो बना चुका है। अगर हम बैटरी टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रिक बैटरी की बात करें तो मैंने आपको समझा दिया, चीन के पास सबसे उन्नत बैटरियां अमेरिका से भी, और इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनियां जैसे BYD है। भारत में कोशिश हो रही है अभी सोलर पैनल और ग्रीन एनर्जी, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट चीन में है, सबसे ज्यादा सोलर जो भी इक्विपमेंट है वो चाइना में है। इकोनॉमिक सर्वे में भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि भारत की तरफ से कहा गया कि हमें उसका विकल्प ढूंढना पड़ेगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को डेवलप करना पड़ेगा। भारत बहुत पीछे है सोलर पैनल में उसके मुकाबले। ड्रोन और सर्विलांस, दुनिया का सबसे सस्ता और असरदार ड्रोन DJI चीन का है। भारत हालांकि रक्षा में आत्मनिर्भर हो रहा है, लेकिन चाइना के मुकाबले बहुत पीछे। 5G और 6D टेक्नोलॉजी, हुआवेई और ZTE जैसी कंपनियों से चीन ने 6G पर काम शुरू कर दिया। भारत 5G टेस्टिंग स्टेज में है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जिस देश के नेता, जनता और बच्चे सब मिलकर विज्ञान में आगे बढ़ते हैं, वही देश अगला अमेरिका बनता है। और जो लोग हर समय हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, जात पात, चुनाव की फालतू लड़ाई में
लगे रहते हैं, वो बस नारे लगाते रह जाते हैं और दुनिया आगे निकल जाती है। तो मेरी तरफ से सुझाव यही, आप अपनी कॉपी में भी लिखिएगा, नंबर 1, भारत के सभी गांव में, हर एक ग्राम पंचायत में एक साइंस क्लब बनाया जाए, विज्ञान क्लब बनाया जाए, नंबर 1। जो भी स्टूडेंट, चाहे वो सरकारी स्कूलों के हो, प्राइवेट हो, नर्सरी में हो, केजी में हो, उन्हें रट्टा नहीं प्रयोग करना सिखाया जाए। जैसे समीर भाटिया वाला एग्जांपल दिया था उनके बच्चे का कि स्पेलिंग मिस्टेक चलेगी लेकिन आइडिया को आप वरीयता दो, नहीं तो बच्चा सुबह से शाम स्पेलिंग रटता रह जाएगा, आइडिया उतर जाएगा। और बचपन से अगर उसके दिमाग में आ गया कि आइडिया के बजाय स्पेलिंग के कारण क्लास में डांट पड़ती, तो स्पेलिंग पर ही फोकस हो जाए। नेताओं से लोग पूछें, अपने अपने नेताओं से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलेक्ट्रिक व्हीकल, सेमीकंडक्टर में आपकी योजना क्या है, हर एक बच्चे को सिखाया जाए। जैसे मैं आप सबको सिखाता हूं कि तेरा फ्यूचर सिर्फ फॉर्म में नहीं है, तेरा फ्यूचर फार्मूले से। आई होप आप समझ गए इस विषय को। पॉइंट इज क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए। तो यही चीज यहां पर डिस्कस किया गया है मेरे प्यारे बच्चों। 2D टेक्नोलॉजी मैंने आपको बता ही दिया। अब स्वाभाविक साइंस एंड टेक में सिलेबस का पार्ट, और मैंने इसमें विश्व के प्राकृतिक संसाधनों, रेयर अर्थ का जिक्र किया था, ज्योग्राफी भी लगा दिया। ये सारे स्टेट पीसीएस हो गए, ठीक है। और हाँ, लवली गुप्ता सर एक रिक्वेस्ट थी, क्या भाई रिक्वेस्ट बताते चलिए। संदर्भ या खबर क्यों है, तो ये आपको मैंने बता ही दिया। बेसिक्स 2D मटेरियल क्या होते हैं और वो क्यों स्पेशल हैं, तो आपको बता ही दिया मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। 2D मटेरियल वे पदार्थ जो एक परमाणु मोटे होते हैं, इलेक्ट्रॉनों को केवल 2 आयामों में घूमने की अनुमति देते हैं। उदाहरण ग्रेफीन और MOS2। अब इनकी क्या क्या क्वालिटी है, ये सब यहां पर आपको विस्तार से बता दी गई है। प्रिया गुप्ता, हाँ बच्चे बताते चलिए, जिसकी जो भी डिमांड है। चुनौती क्यों कठिन था और चाइना ने कैसे इसे बना लिया, ये सारी चीजें मैंने यहां पर बता दी हैं। आप बढ़िया से इसको पढ़ेंगे, सारी समस्या। और फिर सबसे बड़ी बात है, ठीक है, क्वांटम कन्फाइनमेंट एंड 2D मटेरियल्स पर क्वेश्चन भी बना दिए गए हैं प्रीलिम्स के। आप इसकी तैयारी करेंगे बहुत बढ़िया ढंग से, सारी चीजें आपकी तैयार हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। पॉइंट इज क्लियर? प्रिया बेटे, ये जो यूपीएससी वाला फाउंडेशन है ना, प्रिया करी, यही बेटा ज्वाइन कर लो, तुम ट्रस्ट करो। अगर यूपीएससी के लेवल से पढ़ोगे, बीपीएससी तुम्हारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि उसमें ना, जैसे अब एसी की क्लास तो होने ही जा रही, और ये मत समझिएगा बीपीएससी का सेक्शन ए और सेक्शन बी तो टोटल वही है जो यूपीएससी है या यूपीपीसीएस है। 50 लेक्चर कराने जा रहा हूं, सिंपल सी बात है। और उसके साथ साथ है, अगर आपका यूपीएससी है तब तो मजा ही मजा। बाकी बिहार की जितनी कहावतें इस बार तो लगभग सब करा दूंगा, आपको सोचना नहीं। और बाकी क्लासेस प्रीलिम्स के हमने 1 जून से स्टार्ट कर दिए। तो मुझे लगता है कि इस बार आपको, क्योंकि आप मेरे पास क्यों आए हो प्रिया, जैसे होता ना बच्चों के, हम जो एकदम बीपीएससी फोकस बैच होगा उसी को लेंगे, नहीं, आप जिस टीचर को पसंद करते हैं वो जो कह रहा उसको ले आप। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि आपका एडमिशन हो जाएगा, मुझे कुछ ना 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 ना, ऐसा कुछ भी नहीं। मेरा जो कहने का तात्पर्य है कि अगर आप यार हिंदू पढ़ रहे हैं तो यही तो यूपीएससी है, और ये बिहार में भी काम कर रहा है। तो मुझे लगता है प्रिया कि आप, जो हमारा फोन नंबर है आपके पास है, हमारी टीम का नंबर, आप उनको मैसेज करें, ठीक है प्रिया, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। तो आपके पास नंबर होगा ही होगा। एक बार आप मुझसे बात करना चाहें तो मुझे अपने नाम के साथ मैसेज करें, आदित्य सर को आप मैसेज कर दें, मुझसे आपकी बात करा देंगे, ठीक है। अरे बाप रे, लवली गुप्ता ये कहां पे है भाई, ये कहां है? लवली गुप्ता का प्रोग्राम मेरे तो यार ठीक लग रहा है कि सर मेरे स्कूल में टीचर कैंप लगना है, वहां प्रेस्टिजियस पर्सन आपसे आइडियाज मतलब डिलीवर कर रहे हैं। मैं चाहती हूं सर आप अपने बिजी शेड्यूल में से कैंप में सभी टीचर को गाइड करें। कैसे बेटा मैं कर सकता हूं, ये आप मुझे मैसेज करके बताएं
कि कैसे मैं गाइड कर सकता हूं, ऑनलाइन ऑफलाइन तो आपको अच्छे से पता, कहां से आप बोल रहे हो मुझे पता नहीं है, तो कैसे उनके साथ कनेक्ट हो जाए। तो अच्छी बात है, अगर ऐसा आप लोगों को लगता है तो मुझे तो बड़ा मजा आता है नए नए आइडियाज फ्लोरिश करने में। ठीक है, लवली गुप्ता, ठीक है, 100% वीडियो लेक्चर के थ्रू आप अपने स्कूल में बात करिएगा, मैं रेडी हूं, डन, मेरी तरफ से डन है। और बिल्कुल उन लोगों को भी मजा आ जाएगा और मुझे भी मजा आ जाएगा। ठीक है, 100%। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, जो बिहार पीछे से यूपी पीछे से प्लान कर रहे हैं, बेटा करो यूपीएससी की तैयारी, सिंपल सी बात है। अब आते हैं हम, ये चाइना वाला टॉपिक भी इसी समय, जो ये वाला टॉपिक है सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियां, चूंकि मैं चाइना पर काफी डिस्कस कर चुका हूं। कोर्स परचेज करने के लिए डाउनलोड करें अभिव्यक्ति लर्निंग ऐप और अपने सपनों को साकार करें।